मेरे प्रिय साथियों, कल जो हमने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो डाला और उसके बाद जिस तरह का भारी रिस्पांस मुझे मिला है कि बहुत सारे साथी चाह रहे हैं कि इसको वैल्यूएशन का जो हमारा सिलेबस है इसको हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करें ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे से आप समझ पाएं। तो उसी दिशा में प्रयास करते हुए आज मैं पहला वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि जो हमारे इंग्लिश वाले वीडियोस हैं वो काफ़ी एग्जॉस्टिव हैं और लंबे हैं, और 2 या 3 या मैक्सिमम 5 वीडियोज़ में उसको हमने एक-एक टॉपिक को कवर कर रखा है। तो 1-1 घंटे के वीडियोज़ भी हैं उसके अंदर। तो क्योंकि कुछ फीडबैक मिला है कि बहुत लंबे वीडियोज़ हैं, तो कई बार हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो पूरा उसको देख नहीं पाते हैं। तो कन्वीनियंस के लिए और हिंदी के वीडियोज़ बनाने में बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगता है, क्योंकि हिंदी का कंटेंट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो वो हर एक लाइन को ट्रांसलेट करना और उसको फिर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करना, ताकि उसका अर्थ का अनर्थ भी ना हो और उसको हम खड़ी बोली में या खड़ी भाषा में उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो इसलिए थोड़ी सी हम ये जो प्रेजेंटेशन हम हिंदी में डालेंगे, इसको हम थोड़ा छोटा रखेंगे। कोशिश करेंगे कि 10 से 12 मैक्सिमम 20 स्लाइड्स एक प्रेजेंटेशन में रहें और समय भी कम रहे, ताकि आप जल्दी जल्दी उसको देख सकें और बनाने में भी सुविधा रहे और आपको देखने में भी सुविधा रहे। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए बात करते हैं। पहला हम जो आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, जो कि हमारी स्ट्रेटेजी में भी हमने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा टॉपिक पहले पकड़ना है, तो वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, जो कि फाउंडेशन है इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो आज हम पहला अंक लेके आ रहे हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा पार्ट इसमें कवर करने के लिए, और इसके बाद जो सब्सिक्वेंट आएगा उसमें हम रिमेनिंग पार्ट इसमें कवर करेंगे, क्योंकि इसमें लगभग 140 से 150 स्लाइड्स हैं, अगर ये 9 अंकों का हम कवर करना चाहें इसमें। और 26 अंकों का इसमें से केस स्टडी की 26 अंक हैं, तो किस्मत की बात है, कई बार आपको 10 नंबर की 12 नंबर की केस स्टडी भी इसमें से आ सकती है। एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती हैं, तो आप चांस नहीं ले सकते हैं उसके अंदर। तो पहले हम ये देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो बेसिकली ये सारा सिलेबस है बीबीआई का, जो हम इसमें कवर करेंगे। ऑलरेडी इंग्लिश में कवर है, अब हिंदी में इसको कवर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो समय को बचाते हुए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इट इज गिवन इन पीडीएफ फाइल जो सिलेबस आपको मिला हुआ है। तो पहला चीज जो इसमें है कि कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू, ये तीन चीजें हैं, तीन टर्मिनोलॉजीज हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कॉस्ट क्या है? बेसिकली कॉस्ट उत्पादन को, बेसिकली जो हम गुड्स बनाते हैं, गुड्स के उत्पादन या फिर सर्विसेज प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक राशि चाहिए, दैट इज कॉस्ट। तो या तो ये बेसिकली पहले खर्च कर दिया है आपने, जो प्रोड्यूसर है या सर्विस का जो मैन्युफैक्चरर है, या तो वो खर्चा कर चुका है, या फिर ये खर्चा करने वाला है, या फिर एस्टिमेटेड एक्सपेंस है, एस्टिमेटेड खर्चा है उसके अंदर। प्राइस क्या है? बेसिकली प्राइस जो सेलर ने जो मांगा है, बेसिकली सेलर के द्वारा मांगा गया राशि, आस्क्ड प्राइस, आस्क्ड राशि। तो ये कीवर्ड है यहाँ पे, राइट। और या फिर बायर के द्वारा जो ऑफर किया गया प्राइस है, प्रस्तावित राशि, या कुछ गुड्स और सर्विसेज के लिए बायर द्वारा सेलर को भुगतान की गई राशि। तो बेसिकली आस्क्ड प्राइस, ऑफर प्राइस, आस्क बाय सेलर और ऑफर्ड बाय बायर, या फिर जो बेसिकली एक्सचेंज हुआ, एक्चुअल प्राइस एक्सचेंज हो गया, इसमें और है, एंड नहीं, ये ध्यान रखना है आपने। तो एक बार जब कोई राशि का भुगतान हो गया, कोई कीमत, बेसिकली की एक प्राइस बायर ने सेलर को दे दी, तो फिर वो बायर के लिए कॉस्ट बन जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि बेसिकली प्राइस कॉस्ट बन जाएगी बायर के लिए जब वो नेक्स्ट टाइम बेचेगा। तो वैल्यू क्या है? यह बेसिकली एक कस्टमर के लिए गुड या सर्विस की यूजफुलनेस जो है, बेसिकली ये थोड़ा सा इसमें अंतर है प्राइस और वैल्यू में, आपको समझना पड़ेगा। हेयरलाइन डिफरेंस है कि वैल्यू बेसिकली क्या है कि यूजफुलनेस, कीवर्ड यहाँ पे ये है कि उपयोगिता, कि आप एक सामान लेके आते हैं बाजार से, उसकी कीमत जो उसकी, मान लीजिए आप एक पेन लेके आते हैं फॉर एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल समझते हैं। तो जो कंपनी का पेन आप लेके आए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर आप लेके आए और मैं लेके आया, हम दो आदमी लेके आए, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों की हो सकता है सेम हो, अगर सेम कंपनी का पेन लिया। लेकिन जो उसका प्राइस है,
हो सकता है कि आप एमआरपी पे लेके आए, मैं कुछ डिस्काउंट पे लेके आऊँ, तो वो मेरी नेगोशिएशन स्किल के ऊपर ही, आप कुछ डिस्काउंट पे ले आए, मैं एमआरपी पे लेके आऊँ, वो प्राइस हो गया। लाने के बाद उसकी उपयोगिता क्या है? तो उसको उपयोग करने के लिए बेसिकली आप उसमें से वैल्यू कितनी ड्राइव कर रहे हैं, कि आप, हो सकता है कि आपके लिए उपयोगिता ज़्यादा हो उसकी, क्योंकि आप एमबीए का एग्जाम पास कर रहे हैं, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और मेरे को खाली वो ग्रोसरी की लिस्ट बनानी है अपनी, जो किराना घर का सामान लेके आना, उसकी लिस्ट बनानी है मुझे, अपने बच्चे को देना है, और वो कार्टून बनाएगा उसके अंदर। ठीक है? तो उसकी उपयोगिता अलग-अलग हो सकती है। तो उपयोगिता जो है बेसिकली इट इज़, वैल्यू जो है वो उपयोगिता पे निर्धारित करती है। हो सकता है कि आप और मैं दोनों सेम प्राइस पे चीज़ लेके आएँ, लेकिन उपयोगिता ज़्यादा और कम हो सकती है। इसको इस तरह, एक तरह से और समझते हैं। मान लीजिए आपने एक मिक्स्ड लैंड लिया, मिक्स्ड प्रॉपर्टी ली आपने। अब मैं उसमें रेज़िडेंशियल, मुझे घर बना के रहना है, तो मेरे लिए उपयोगिता खाली रेज़िडेंशियल है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं और आप उसके अंदर एक क्लिनिक भी खोल सकते हैं, तो आपके लिए उपयोगिता उस प्रॉपर्टी की ज़्यादा है। तो दैट इज़, यू हैव मोर वैल्यू देन अ पर्सन हू वांट टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी जस्ट फॉर रेज़िडेंशियल पर्पस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू। ये बिल्कुल आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ये थोड़ा-सा एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर आपको कंपैरेटिव दे रखा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर से। तो बेसिकली अब कौन इसकी कैलकुलेशन कौन करता है? तो कॉस्ट कौन डिसाइड करेगा? प्रोड्यूसर या सेलर? जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स, या फिर जो बेसिकली ट्रेडिंग कर रहा है, या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विस जनरेट कर रहा है, वो तय करेगा कॉस्ट कितनी है। और प्राइस कौन तय करेगा? कस्टमर। और वैल्यू क्या होगा? जो यूज़र है। तो बेसिकली मान लीजिए मैं एक पेन लेके आया, और मैंने, या आपके पिताजी आपके लिए एक पेन लेके आए, फॉर एग्जांपल आपके फादर ने एक पेन खरीदा, तो मान लीजिए रेनॉल्ड्स कंपनी का उन्होंने पेन खरीदा, तो उसमें कॉस्ट कौन डिसाइड करेगा? रेनॉल्ड्स कंपनी, या फिर जो दुकानदार है वो करेगा डिसाइड। प्राइस कौन तय करेगा? आपके पिताजी, क्योंकि उन्होंने खरीदा। और वैल्यू कौन तय करेगा? क्योंकि आपके लिए खरीदा और आप उसको यूज करेंगे, तो उसका यूजफुलनेस आप डिसाइड करेंगे, तो वैल्यू उसकी आप डिसाइड करेंगे। तो हाउ टू डू एस्टिमेशन, कि आपका एस्टिमेशन कैसे होगा ये? तो कॉस्ट जो है ये बिल्कुल नंबर ड्रिवन है, फैक्ट्स के और तथ्यों के आधार पे कॉस्ट निकलती है, उसमें कोई स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन नहीं है। तो जो नंबर्स हैं, कितना खर्चा हुआ, आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। प्राइस, ये पॉलिसी के आधार से होता है, कि पॉलिसी कितनी है, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना मार्कअप चाहिए, बहुत सारी पॉलिसीज बनती है, उसके बेस पे प्राइस डिसाइड होगा। क्योंकि मान लीजिए एक पेन दिल्ली में बन रहा है, तो वो पेन आपका 10 रुपए का दिल्ली के अंदर ही बिक रहा है, वही पेन 10 रुपए का केरला के अंदर ही बिक रहा है। ठीक है जी। तो अब बेसिकली उनको डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे 10 रुपीज का बेसिकली क्या प्राइस रखना है, क्योंकि दिल्ली से केरला भेजने के लिए आपको कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, हो सकता है लोकल टैक्सेस भी बढ़ जाएं स्टेट के हिसाब से, और भी कुछ खर्चे गिरे, लेकिन एमआरपी कंपनी सेम रख रही है। तो उसको पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि मुझे क्या प्राइस की पॉलिसी रखनी है। जो प्राइस है वो कस्टमर डिसाइड करेगा, लेकिन वो पॉलिसी के हिसाब से बनेगा, इसलिए वो पॉलिसी के बेस पे बनता है। और जो वैल्यू निकलती है वो ओपिनियन के हिसाब से। अगर आपने एक पेन लिया, तो आपका बेसिकली, आपका ओपिनियन क्या है उस पेन को लेके, क्या वो अच्छा है, खराब है, आप कैसे यूज करेंगे, कितना वैल्यू ड्राइव करना चाह रहे हो, आपकी ओपिनियन पे डिपेंड करेगा। मेजरमेंट कैसे होगा? कॉस्ट और प्राइस जो है वो दोनों को आप मॉनेटरी टर्म्स में माप सकते हैं, मतलब वैल्यू टर्म्स में, रुपीज टर्म्स में उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन वैल्यू की आप कोई ऐसा कोई नंबर टर्म्स में आप उसको नहीं बोल सकते कि 10 रुपए, 20 रुपए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मौद्रिक बेसिकली मॉनेटरी टर्म्स में उसको आप गणना नहीं कर सकते वैल्यू की, वो एक परसेप्शन है, परसीव्ड वैल्यू है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएशन, कि अगर मार्केट में कुछ वेरिएशन होती है फैक्टर्स के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट कॉस्ट पे, इनपुट कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उस पे पड़ सकता है, और वो इनपुट कॉस्ट घटती बढ़ती है। कि मान लीजिए कोविड आ गया, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया, तो पीछे से कच्चा माल आना कम हो गया, तो कच्चा माल बढ़ गया, तो आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कच्चा माल बढ़ेगा, या डिमांड बढ़ गई, मान लीजिए कॉस्ट नहीं बढ़ी लेकिन डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ी लेकिन डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ गई, तो उस केस में जो प्राइस है वो घटे बढ़ेगा, वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन वैल्यू बेसिकली आपका, वैल्यू चेंज नहीं होगी, आप क्या प्राइस पे करके आए हैं, ये क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसके हिसाब से वैल्यू डिसाइड नहीं होगी। वैल्यू डिसाइड होगी आपके लिए उपयोगिता कितनी है। आपने पेन खरीदा, आप यूज करेंगे, आपके लिए उपयोगिता है। मैं अगर मान लीजिए मैं वेजिटेरियन हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं नॉन वेज खरीद लेता हूँ, मैं मीट खरीद लेता हूँ मार्केट जाके, तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है वो। तो मैं खाता नहीं हूँ, नॉन वेजिटेरियन, मैं मीट खाता नहीं, तो मेरे लिए यूजलेस है वो।
राइट? या मैं अगर ड्रिंक नहीं करता तो मेरे यूजलेस है वो चीज़। तो एग्ज़ाम्पल आपको इस तरह समझिए। तो अब ये बात करते हैं आगे बहुत सारे टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ जो एग्ज़ाम के अंदर आपको जगह-जगह डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी। तो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको सीधा डेफिनेशन की फॉर्म में आएँगी, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स केस स्टडीज़ खोलेंगे, करेंगे, तो आपको ये सारी टाइप्स ऑफ वैल्यू जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो आपको बार-बार देखने को मिलेंगी। तो ये सब टाइप्स हैं, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि कौन-सी वैल्यू का क्या मतलब है, डेफिनेशन कैसी है और ताकि आपको आगे जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। थ्योरी भी समझना है और उसे कॉन्सेप्ट को भी समझना है। अभी आज की प्रेज़ेंटेशन में हम ये यहाँ तक इन्वेस्टमेंट वैल्यू तक कवर करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे 8-10 टर्म्स इसमें हम और भी कवर करें। तो बढ़ते हैं। इसको मैं हिंदी में रूपांतरण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम हिंदी में बात करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ और कुछ और भी हैं, ये भी। हम ये सारे के सारे टाइप ऑफ वैल्यू इसी प्रेज़ेंटेशन में मतलब बेसिकली हम इस और सब्सिक्वेंट जो आगे आने वाली प्रेज़ेंटेशंस हैं, उसके अंदर कवर करेंगे। पहला मार्केट वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, एक उचित मार्केटिंग करने के बाद मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? उचित मार्केटिंग करने के बाद, प्रॉपर मार्केटिंग के बाद, एक इच्छुक बायर विलिंग बायर और एक इच्छुक सेलर विलिंग सेलर के बीच में वैल्यूएशन की तिथि पे बेसिकली डेट ऑफ वैल्यूएशन पे आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन मतलब बेसिकली आम कोई आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए दोनों आदमी का। जेन्युइन फेयर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए दोनों के बीच में, कोई आपस में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए कि मैं आपको ओब्लाइज नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे ओब्लाइज नहीं कर रहे हैं। आर्म्स लेंथ पे वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एक्सचेंज जो आप और मैं बेसिकली एक्सचेंज करने वाले हैं एज ए विलिंग बायर एंड विलिंग सेलर, और दोनों पक्षों को, आप अगर बायर है मैं सेलर हूं, तो हम दोनों को पूरी ज्ञानपूर्वक नॉलेजेबल, हम दोनों को पूरी नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की। हम दोनों पूरा अपना विवेक को यूज करें, प्रूडेंटली ट्रांजैक्शन करें और विदाउट कंपल्शन, बिना किसी दबाव के उसको हम अगर करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो इसमें कीवर्ड्स क्या है? प्रॉपर मार्केटिंग, उचित मार्केटिंग, विलिंग बायर, विलिंग सेलर, आर्म्स लेंथ और विदाउट कंपल्शन। ये आप ध्यान रखिए इसमें। ये आपने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, बिकॉज अगर डेफिनेशन आती है तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज के बेस पे आपको मार्केट वैल्यू सर्च करनी है। एग्जाम में आपको मार्केट रेंट, फेयर मार्केट वैल्यू, इस तरह की चीजें बहुत आएंगी कि इस ये बेसिकली कौन सी वैल्यू, आपको ये डेफिनेशन दे देगा और बोलेगा नीचे ऑप्शन देगा मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर आपको बोलेगा कि मार्केट रेंट, बताइए आंसर क्या है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें कि कीवर्ड्स क्या है, उसके बेस पे आप अपने आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, लेकिन आपको कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है। इक्विटेबल वैल्यू बेसिकली इसमें नॉलेजेबल और इच्छुक विलिंग पार्टीज के बीच एस्टिमेटेड एक्सचेंज प्राइस। ये क्या है? नॉलेजेबल बायर सेलर जो दो पार्टीज हैं, दोनों को पूरी नॉलेज है और उनके बीच में जो एस्टिमेटेड एक्सचेंज प्राइस है, जो दोनों पार्टीज के रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट को दिखाता है। यहाँ पे रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट आ गया। तो बेसिकली जो पुरानी जो परिभाषा थी आईवीएस आईवीएस 2013 के अनुसार, इसको फेयर मार्केट वैल्यू भी कहते थे। तो कई बार एग्जाम में क्या आएगा कि आपको डेफिनेशन दे देगा, ऊपर वही पीछे हमने डिस्कस किया, और नीचे ऑप्शन देगा मार्केट वैल्यू, इक्विटेबल मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, मार्केट रेंट। अब बताइए आंसर क्या है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स नहीं है। इसमें सारे पिछली जो स्लाइड में हमने डिस्कस किया, वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं आए हैं। तो आपको विलिंग पार्टीज है, विलिंग बायर, विलिंग सेलर है, लेकिन जो पीछे वर्ड्स थे प्रॉपर मार्केटिंग नहीं थी, इसमें वो है, वो नहीं है। देन आपको एक दबाव दबाव वाला था, प्रूडेंटली, राइट, वो कुछ कीवर्ड्स इसमें नहीं है जो आपको ध्यान रखने हैं। नॉन मार्केटेबल वैल्यूज, यह लिक्विडेशन वैल्यूज, साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यूज, इंश्योरेंस वैल्यू का बेसिकली एस्टिमेशन है। अब ये जो लिक्विडेशन वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, इंश्योरेंस वैल्यू क्या है, हम ये जो सब्सिक्वेंट जो भी सेशंस आएंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बेसिकली अगर हम इनमें से कोई भी वैल्यूएशन का करते हैं, तो ये बेसिकली कंबाइंड सबसेट, राइट। तो बेसिकली जैसे कि आपका इंडिया है, तो इंडिया और नीचे स्टेट्स हैं, तो आपका लिक्विडेशन वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू को कंबाइंड अगर हम एक बॉक्स बोले, तो ये नॉन मार्केट, सारी को इन सबको नॉन मार्केट वैल्यूज बोलते हैं। तो नॉन मार्केट वैल्यू को मार्केट वैल्यू का रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझना चाहिए, दोनों बहुत डिफरेंस है।
तो नॉन मार्केट वैल्यू अलग है, मार्केट वैल्यू अलग है। वो मार्केट वैल्यू से कोई लिंक नहीं। स्क्रैप वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ऐसे कि मान लीजिए आपकी एक मान लीजिए इंश्योरेंस वैल्यू मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे हम कार का इंश्योरेंस करते हैं तो इंश्योरेंस वाला बोलता है ओके आप इंश्योर्ड वैल्यू निकालिए उसका, राइट? वो कितने वैल्यू को पकड़ के उसमें प्रीमियम बनाएगा। बट वो हो सकता है कि मार्केट वैल्यू से अलग भी हो, तो वो मार्केट वैल्यू नहीं है, वो इंश्योरेंस वैल्यू, उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करनी है आपने। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन मार्केटेबल वैल्यूज। मार्केट रेंट, अब इसमें क्या है कि बेसिकली यह एक अनुमानित किराया है बेसिकली, जो एस्टिमेटेड रेंट है, जिसके लिए रियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पट्टे पे दिया जाना चाहिए। जो भी एक रियल प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो लीज पे दिया जाए, और एक विलिंग लेसर और विलिंग लेसी के बीच में पट्टे की उचित शर्तों पे नियम बने, और आर्म्स लेंथ हो दोनों के बीच में, उचित मार्केटिंग हो, और दोनों पार्टीज को जान 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 बूझकर समझकर नॉलेजेबली विवेकपूर्ण, कोई नशा ना कर रखा हो दोनों ने, प्रूडेंटली, और किसी के दबाव में नहीं, कोई प्रेशर ना हो, कोई गन ना रखी हो, कोर्जन ना हो, विदाउट कंपल्शन के वो डिसाइड करें, आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज मार्केट रेंट। तो मार्केट वैल्यू में क्या था, विलिंग बायर विलिंग सेलर, यहाँ पे क्या है, विलिंग लेसर विलिंग लेसी, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी जो टर्म्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, उचित शर्तों पे, राइट? ये भी नया आ गया, आप उचित शर्तें, इससे आप अगर पकड़ सकते हैं जब डेफिनेशन आएगी एग्जाम के अंदर, तो अगर आपको विलिंग लेसर विलिंग लेसी दिख गया और नीचे ऑप्शन दे रखी है मार्केट रेंट मार्केट वैल्यू, तो आपको पता लगे मार्केट रेंट है, आपको वहां से पिकअप करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट वैल्यू या फिर इन्वेस्टमेंट वर्थ, यह बेसिकली एक व्यक्तिगत निवेश के लिए किसी पर्टिकुलर ओनर के लिए एसेट की वैल्यू है। अगर मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपनी, तो उसके लिए मैं ओनर हूँ, तो मेरे लिए उस एसेट की वैल्यू क्या है। तो जो ऑनर कौन हो सकता है कि आज अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है और कल को मैं आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, तो अब इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपके लिए भी हो सकती है, मेरे लिए भी हो सकती है। जब हम एक ट्रांजैक्शन में चले गए, हम बेचने के लिए प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे को, मैं बेच रहा हूँ और आप खरीदने वाले हैं, तो मेरे लिए भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी, आपके लिए भी होगी। तो दोनों के लिए अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, राइट? और बेसिकली ये मार्केट वैल्यू से अलग होती है, हमने पहले ही बात किया। तो मार्केट वैल्यू, मार्केट बेसिकली पूरी मार्केट क्या परसीव करती है, एवरेज। लेकिन ये क्या है कि मैं परसीव क्या करता हूँ और आप क्या परसीव करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल बिल्डर है, आप एक कृषक हैं, आपके पास कृषि भूमि है, तो एक कमर्शियल आपके लिए उस भूमि की वैल्यू अलग है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू या वर्थ अलग है। लेकिन एक बिल्डर अगर आया था, कमर्शियल बिल्डर, वो उस जमीन को देखता है, उसको देखता है ठीक है, ये एक जमीन का टुकड़ा है, मैं इसको कमर्शियल लैंड कन्वर्ट करके इसको मैं बेच सकता हूँ, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू उसकी ज्यादा है, अलग है, इसलिए वो अधिक कीमत चुका के भी आपको वो जमीन का अधिग्रहण करना चाहेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज का सेशन देखने के लिए। अब इसके बाद हम जो आगे की जो बची हुई, हम इसमें जो टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन है, हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो अपकमिंग सेशंस हैं, वो आपको पता लगे। और थोड़ा-सा कमेंट में लिखिए अगर आपको अच्छा लगे, ताकि मोटिवेशन मिले कि हिंदी के वीडियोज़ हम और डालें और स्पीड से डालें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।